सवाल नंबर 1, दबीरुल मुल्क किसका खिताब है? ये गालिब का खिताब था। इनका पूरा खिताब था नजमुद्दौला, नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क। दूसरा सवाल है, किस रिसाले के जरिया नई उर्दू नस्र की बुनियाद पड़ी? तो यह है तहजीबुल अखलाक, जो कि सर सैयद का अखबार था। सर सैयद की मैगजीन थी। ये 1870 से 1898 तक चली थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सवाल नंबर 3, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जेल में जो खुतूत लिखे थे वो किस नाम से शाये हुए? वो गुबार खातिर के नाम से शाये हुए। ये अहमदनगर जेल में 1942 से 1945 के दरमियान हबीबुर रहमान खान शेरवानी को लिखे गए खुतूत का मजमुआ है। फैज़ अहमद फैज़ किस शहर में पैदा हुए? फैज़ अहमद फैज़ सियालकोट में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल लाहौर में हुआ था। पतझड़ की आवाज़ किसके अफसानों का मजमुआ है? तो ये कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों का मजमुआ है। सवाल नंबर 6, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? तो सनत यहाँ पे तजाद इस्तेमाल की गई है। यहाँ पे अच्छा और बुरा, ये इन दोनों की वजह से एक ही शेर में और अच्छा और बुरा दोनों का इस्तेमाल किया है, इस वजह से ये सनत तजाद है। आइए सवाल नंबर 7 देखते हैं। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये शेर है मखदूम मुहियुद्दीन का, जो कि तरक्की पसंद से मुतासिर थे और बाद में इन्होंने पूरी तरह से अपनी शायरी छोड़कर जंग में इन्होंने हिस्सा भी लिया था। सवाल नंबर 8, अगर मैं तनासुब का कायल होता तो ज़रूर कहता कि गालिब की रूह को अदम में भी चैन न मिला तो मोहम्मद इकबाल के नाम से दोबारा जज्ब खाकी में जलवा अफरोज हुई। ये है कौल शेख अब्दुल कादिर का। इन्होंने एक अखबार भी निकाला था और बहुत ही ये जज के तौर पे जज थे ये और बहुत ही मशहूर थे उस दौर में। इन्होंने एक रिसाला निकाला था, उसका नाम था मखज़न। इसकी इदारत करते थे और इसमें बहुत सारे लोग अपनी ख्यालात का इजहार किया करते थे। किसने कहा है कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वैद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब? ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी का कौल है, जो कि बहुत मशहूर है और बहुत सारी किताबों में आपको आसानी से मिल जाएंगे। अफसानों का मजमुआ अंगारे में कितने मुसन्निफीन के अफसाने हैं? तो ये 4 हैं। हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद किस सन में पड़ी? तो ये 1939 में पड़ी है और इसी साल पढ़ी है और 1939 में इसी साल इसका नाम भी तब्दील कर दिया गया हल्का अरबाब ज़ौक़। पहले इसका नाम था बज़्म दास्तान गोया। अक्टूबर के महीने में इसका नाम तब्दील करके हल्का अरबाब ज़ौक़ रख दिया गया था। दास्तान बागो बहार में शहंशाह का क्या नाम है? तो ये शहंशाह का नाम आज़ाद बख्त था। ये मुल्क रोम का बादशाह था। दास्तान फसाने अजायब कहाँ लिखी गई थी? दास्तान फसाने अजायब ये लिखी गई थी 1824 और 25 के दरमियान, जब कानपुर में रजब अली बेग सुरूर गए थे। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, ये किसी तरह से सही नहीं है। रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश लखनऊ में हुई थी, लेकिन ये कानपुर जब गए थे वहाँ पे लिखा था। यहाँ पे गाज़ीउद्दीन हैदर उस वक्त लखनऊ के सरबराह थे और हुकूमत से इनके कुछ इनके ताल्लुकात अच्छे न थे, जिसकी वजह से इन्हें लखनऊ छोड़ना पड़ा था और कानपुर जाकर इन्होंने इस तसनीफ की शुरुआत की थी और उसके बाद लखनऊ आकर इसका बादशाह के सामने, जब दूसरे बादशाह इनके बाद गाज़ीउद्दीन के बाद जब दूसरे बादशाह बने तो उनकी खिदमत में इस दास्तान को पेश किया था।
मसूद हुसैन खान ने अफजल की विकट कहानी को क्या कहा है? इन चारों में से का पहला अदबी और लिसानी नक्श कहा है? तो इसका जवाब है जदीद उर्दू। क्योंकि उस वक्त आपको ये अफजल विकट कहानी इब्तदाई दौर में लिखी जा रही थी, जबकि उर्दू अदब की शुरुआत हो रही थी। ये अफजल की विकट कहानी मोहम्मद शाह बादशाह के दौर की है, जबकि उर्दू की शुरुआती दौर थी। तो वो जदीद उर्दू के तौर पे उसको आप देख सकते हैं, उर्दू की शुरुआत हो रही थी उस वक्त। इंशा की दरियाए लताफत किस मौजू पर है? इंशा की दरियाए लताफत सर्फ और नहू पर है। जब मुरक्कब लफ्ज में अलिफ लाम मौजूद होने पर भी पढ़ा नहीं जाता तो ऐसे हरूफ को कहते हैं, ऐसे हरूफ को हरूफ शमसी कहते हैं। जब ये पढ़ा नहीं जाता और पढ़ा जाता है तो उसको हरूफ कमरी कहते हैं। का, के, को तक कौन से हरूफ हैं? ये हरूफ रब्त हैं, ये दो जुमलों को जोड़ते हैं। हाली का कहना है कि काफिया भी वजन की तरह शेर का बढ़ा देता है। ख्याल कुछ भी नहीं, वजन ये हुस्न बढ़ा देता है। ये हाली का भी कहना है, जो कि गज़ल के बहुत खिलाफ थे और उन्होंने मसनवी की सिंफ को बहुत ज़्यादा सराहा है। 19 सवाल नंबर 19, काफिए के पीछे एक रदीफ का दुमछल्ला और लगा लिया गया है, कहते हुए हाली ने किस सिंफ में इसके इस्तेमाल की मुखालिफत की है? तो ये गज़ल है। गज़ल ही में आपको रदीफ और काफिया ज़्यादातर मिलती हैं। और चूंकि हाली ने मुकदमा शेर व शायरी में गज़ल के ख़िलाफ़ लिखा है और उसमें मसनवी को बहुत पसंद किया है, मसनवी की तारीफ़ की है उसमें, और इस वजह से ये कौल भी उसी हवाले से है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। सवाल नंबर 20, मसनवी सेहरुल बयान का किरदार कौन सा है? इसमें मसनवी सेहरुल बयान का किरदार आपको बद्र मुनीर है, क्योंकि बेनज़ीर और बद्र मुनीर सेहरुल बयान के किरदार हैं। इनमें से माह तलत जो है ये आपको फसाने अजायब का किरदार है। खुजी फसाने आज़ाद का किरदार है। और गुल बकौली की कहानी आपको दया शंकर नसीम की गुलज़ारे नसीम में मिल जाएगी। प्रेमचंद के किस नावल में धनिया का किरदार है? तो प्रेमचंद के नावल में ये गौदान बहुत ही मशहूर है, इसी में आपको धनिया मिल जाएगी। झुनिया का भी किरदार है, गोबर का भी किरदार है, और इसी में एक गाय के हवाले से इसको पूरी तरह से बयान किया है कि एक किसान के दिल में एक गाय का जो ख्वाब होता है वो किस तरह से एक गाय को अपने घर में लाने का, और इसी पे ये पूरी गौदान की कहानी लिखी गई है नावल की। वो गरीब ख़ानदान के हवाले से प्रेमचंद का ये सबसे बेहतरीन नावल ये 1936 में लिखा गया था। सवाल नंबर 22, रेख्ता के क्या माने हैं? रेख्ता के माने हैं गिरी पड़ी। उर्दू को जब शुरुआत में इसका नाम गिरी पड़ी ज़बान, क्योंकि इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं थी और उस वक्त शुरुआत हो रही थी, तो उस वक्त इसी वजह से इसको रेख्ता कहा गया था। वासोख्त का मुजिद कौन है? वासोख्त का मुजिद मीर तकी मीर है। वासोख्त का मतलब उसमें यह होता है कि शायर जब अपने माशूक से गुस्सा हो जाता है और उसके गुस्से को और उसकी बेवफाई का बयान इसमें करता है, तो उस सिन्फ को हम वासोख्त कहते हैं। उर्दू मोहल्ला किसका मजमूआ है? उर्दू व मोहल्ला खतूत का मजमूआ है। इसमें गालिब के खतूत है और इसको ये गालिब की मौत के 19 दिन बाद ये शाये हुआ था। ये तो आप इसे याद रख सकते हैं। और इसके जो सन है ये उर्दू मोहल्ला ये 1869 में शाये हुआ था, गालिब की मौत के 19 दिन के बाद। इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर में फारसी का कौन सा मुस्तनद शायर हिंदुस्तान आया था? ये थे मुल्ला ज़हूरी। इन्होंने इब्राहिम आदिल शाह सानी की जो किताब है नौरस, उस पर दिबाचा लिखा है और उसका मशहूर है सह नसर ज़हूरी।
शाह नसर ज़हूरी के नाम से ये दिवाचा मशहूर है और ये बादशाह था आदिल शाही दौर का ये पांचवां बादशाह था। ये भी आप याद रख सकते हैं। वो कौन सा शायर है जो तसव्वुफ के रंग में बेनजीर और बेमिसाल है? तो ये मीर दर्द है। सवाल नंबर 27 है, हाली ने यादगार गालिब में किस मौजू को पेश किया है? तो इसमें गालिब की जिंदगी और गालिब के हवाले से ये गालिब की जिंदगी पर लिखा गया है। लखनऊ के निगार रिसाला के मुदीर कौन थे? ये निगार रिसाला के मुदीर थे आप इसका ए और भोपाल में इसकी शुरुआत की थी 1922 में, और जब ये वहाँ से इनका ट्रांसफ़र बाद में हो गया था तो ये उसके साथ भोपाल से ये दूसरी जगह आ गया था। और इसकी जो ये निगार नाम रखने के इनके जो निगार नाम रखने का पीछे जो राज है वो ये है कि एक तुर्की के शायर निगार बिन्त उस्मान के कलाम से मुतासिर होकर उसी के नाम पे इन्होंने निगार रखा था। ये एक अहम चीज़ है, आप याद रख सकते हैं। बाद में कहीं पे इस तरह के सवाल आए तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। उर्दू का आइए सवाल नंबर 29 देखते हैं। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर, ये तो बहुत ही अहम सवाल है और बहुत ही आसान सा सवाल है कि आपको ज़्यादातर जगह पे मिल जाए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये कुतुब शाही दौर का ये पांचवा बादशाह था और इनकी बादशाहत 1680 से 1611 तक रही थी। इनकी पैदाइश 1665 की है। मीर तकीमीर किस शहर में पैदा हुए? तो मीर तकीमीर अकबराबाद में पैदा हुए थे और लखनऊ में इंतकाल हुआ था इनका। अवामी शायर नज़ीर किस शहर में पैदा हुए थे? तो अवामी शायर नज़ीर जो हैं ये दिल्ली में पैदा हुए थे। किन दो शायरों ने कसीदे में कमाल हासिल किया था? कसीदे में ज़ौक़ व सौदा ने बहुत कमाल हासिल किया था। दिल्ली कॉलेज का क़याम किस सन में हुआ था? दिल्ली कॉलेज का क़याम 1825 में हुआ था। रुस्वा का नावल उमराव जान अदा में किसकी आप बीती बयान की गई है? इसमें तवाइफ की आप बीती बयान की गई। उमराव जान जो कि एक शरीफ खातून थी, बाद में इसे तवाइफ के पेशे से उसके समाज ने इसे ढकेल दिया था और इसी की कहानी इसमें बयान की गई है। ये नावल आपको 1899 में लिखा गया था। शोला शबनम, सुंबुल सलासिल, फिक्र निशात किसके शेरी मजमू हैं? तो ये जोश के शेरी मजमू हैं। नावल शिकस्त के तख्लीक़कार कौन है? ये नावल शिकस्त कृष्णचंद है। ये 1943 के में लिखा गया नावल है। आइए सवाल नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। पहले नहाई ओस में फिर आसमां की रात, यूं बूंद बूंद उतरी हमारे दिलों में रात। इसमें कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया है? तो ये है हुस्न तालील। यहाँ पे पहले नहाई ओस में फिर आसमां की रात, यहाँ पे पहले नहाई रात को बता रहे हैं कि नहाया, यानी कि एक ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो उसको पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो और बूंद बूंद उतरी हमारे दिलों में रात, रात के एक उतरने का बयान, जिस तरह से एक आदमी चलता है या कोई शख्स चलता है आता है तो उसको उस कैफियत को बयान करते हैं। ये एक हुस्न तालील के तौर पे आप इसे देखते हैं और इसका आंसर यही होगा। तरक्की पसंद अदब 50 साला सफ़र किसकी तसनीफ है? ये कमर रईस की है। आशूर काज़मी ने भी इसमें साथ दिया है और इर्तिज़ा करीम इसमें मुआविन के तौर पे मौजूद थे। इनमें कौन इकबाल से गैर मुताल्लिक है? तो इनमें इकबाल से गैर मुताल्लिक हाली हैं। प्रोफेसर अर्नाल्ड उनके उस्ताद थे
मौलवी मीर हसन ये भी उनके उस्ताद थे। दाऊद देहलवी भी उनके उस्ताद थे। मीर हसन से उन्होंने इब्तदाई दौर में अपनी तालीम हासिल की थी। ये इनके जो वेस्टर्न थे और इनके हवाले से एक नज़म भी लिखा है इन्होंने, तो इसका जवाब हाल ही होगा। रिसाला मखज़न का पहला शुमारा कब शाये हुआ था? रिसाला मखज़न का पहला शुमारा 1901 में शाये हुआ था। मेहदी अफादी की तनकीद किस नज़रिए को पेश करती है? ये तासुराती नज़रिए को पेश करती है। अदम मकसद नहीं ज़रिया है, ये एहतशाम हुसैन का कौल है उनकी तसनीफ के हवाले से, उनकी तनकीद के हवाले से। तहसीन की नौतर्ज मुरस्सा किस दास्तान से माखूज़ है? ये फसाना, ये बागो बहार से माखूज़ है। बागो बहार मीर अमन की लिखी हुई थी 1802 और 3 में। इसमें किस्से चार दरवेश को बयान किया है, की कहानी बयान की गई। दास्तान रानी की कहानी में किस मुआशरत व तहजीब को पेश किया गया? इसमें हिंदू तहजीब व मुआशरत को पेश किया गया। फसाने अजायब का हीरो कौन है? फसाने अजायब का हीरो जान आलम है। इसमें इसकी जो माशूका होती है वो माह तलत। इब्न नशाती की कौन सी तख्लीक है? इब्न नशाती की तख्लीक फूलबिन है। ये 1655 में लिखी गई है और ये सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में लिखी गई है। सवाल नंबर 46 पूरा हो चुका है। 47 देखिए, जम्मा को क्या कहते हैं? जम्मा को पेश करते हैं। फेल की कितनी किस्में होती हैं? फेल की 3 किस्में होती हैं। फेल की 3 किस्में होती हैं, वो ज़माने के हिसाब से माजी, हाल, मुस्तकबिल। हाली ने शायरी की बुनियाद किसको करार दिया है? ख्याल, तासीर, मश्क, इल्म। ख्याल को। बकौल हाली मुहावरा उम्दा तरीके से बांधा जाए तो शेर बुलंद तर हो जाता है। नावल गोशे आफियत में बलराज मैदान में किसके खिलाफ मुकाबले के लिए उतरता है? इसमें ज्ञान शंकर। मसनवी गुलजार नसीम में फूल कहाँ था? तो फूल गुलजार इरम में था। किसकी तसनीफ है? ये फिराक गोरखपुरी की तसनीफ है। इसी में इनको ज्ञानपीठ भी अवार्ड मिला था और वो 1969 में मिला था। उर्दू में किस शायर को इसके अलावा ज्ञानपीठ अवार्ड कुर्रतुल ऐन हैदर को भी मिला है? कुर्रतुल ऐन हैदर को 1989 में, सरदार जाफरी को भी मिला है, ये उनको मिला है 1997 में, और शहरयार को 2008 में मिला है। तो ये आप याद रख सकते हैं। उर्दू में किस शायर को अंग्रेजी का चासर कहा जाता है? ये वली दक्नी को कहा जाता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन, आप इसे याद कर सकते हैं। किसके अहद में नज्म का दायरा वसी हुआ और जदीद रंग इख्तियार किया? तो ये नज्म के हवाले से आप हाली और आज़ाद को बहुत याद किया जाता है उर्दू अदब में। ये सवाल आप वन लाइनर के तौर पे इसे भी याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फुलबिन किस सिंफ में शुमार की जाती है? तो ये फुलबिन मसनवी में, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इब्न नशाती की है। ये 1655 में लिखी गई थी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में। तो ये मसनवी से इसका ताल्लुक है, दक्कन की ये मसनवी है। मीर हसन मसनवी में, दर्द गज़ल में, तो सौदा कसीदे में कमाल रखते थे। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 58, आसारुस सनादिद किस मौजू पर लिखी गई? ये सर सैयद की किताब है।
تاریخ پر لکھی گئی ہے اور اس کا سن ہے، یہ 2 بار اس کو شائع کیا ہے۔ پہلی بار یہ 1847 میں لکھی اور اس کے بعد نظر ثانی کرنے کے بعد 1854 میں اس کو دوبارہ شائع کیا تھا۔ اور اسی کتاب کا فرانسیسی ادیب گارسا دتاسی تاریخ۔ اگلا سوال، زمانہ اخبار کس نے جاری کیا؟ تو زمانہ اخبار دیا نارائن نگم نے جاری کیا تھا۔ کتاب نورز کس موضوع پر لکھی گئی؟ یہ موسیقی کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ یہ آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی نورز جو کتاب ہے، جس کا ظہوری نے ملا ظہوری نے سہ نصر ظہوری کے نام سے اس کا دیباچہ لکھا، جو کہ بہت مشہور ہے۔ یہ عادل شاہی دور کا 5واں بادشاہ تھا۔ اوپر میں نے بتایا، وہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ریویژن کے طور پہ بتا دیا۔ وہ کون سا شاعر ہے جو قصیدے کے علاوہ حج گوئی میں بھی مشہور ہے؟ سودا ہے۔ انیس کا پورا نام کیا ہے؟ میر ببر علی انیس۔ یہ مرزا سلامت علی دبیر کے ہم اثر تھے اور ان دونوں میں معرکہ آرائی ہوا کرتی تھی، اور اس دونوں کے ایک کو انیسے اور دوسرے کو دبیرے کے نام سے دونوں کا حلقہ تھا، اور لکھنؤ میں ان کی معرکہ آرائی ہوا کرتی تھی۔ میر ببر علی انیس کے جب انتقال ہوا تھا تو میر دبیر نے ان کی تاریخ لکھی تھی اور بہت ان سے تکلیف ہوئی تھی ان کے انتقال پہ۔ شاعری میں بہادر شاہ ظفر کے استاد کون تھے؟ تو بہادر شاہ ظفر کے استاد ذوق تھے۔ بعد میں غالب کو بھی بہادر شاہ ظفر کا استاد بننے کا موقع ملا تھا، لیکن اس سے پہلے ذوق یہ خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 64، فورٹ ولیم کالج کا قیام کس شہر میں ہوا تھا؟ یہ کلکتہ میں ہوا تھا۔ یہ سب کو پتہ ہے اور بہت ہی آسان سوال ہے۔ یہ لگ بھگ 1800 کے قریب ہوا تھا، اور یہاں سے میر امن، حیدر بخش حیدری، للو لال جی اور اس کے علاوہ جان گلکرائسٹ اس کولکتہ کے فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ یہیں پہ آپ کو باغ و بہار جیسی مشہور کتاب ملے گی، اور اس کے علاوہ بہت ساری داستانیں جو اردو ادب میں بہت مشہور ہے۔ اردو کی ابتدائی نثر جس کا ایک بہت بڑا کام کیا ہے وہ فورٹ ولیم کالج ہی نے کام کیا ہے۔ دارالمصنفین کے بانی علامہ شبلی نعمانی تھے۔ کون سا شاعر ہے جس کے یہاں قومی نظمیں زیادہ ملتی ہیں؟ یہ چک بست ہیں۔ محروم کے یہاں بھی ملتی ہیں، لیکن چک بست کے یہاں سب سے زیادہ ملتی ہیں۔ دھواں، نمرود کی خدائی، یہ منٹو کے افسانوی مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 68، جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ تشبیہ، جب کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے، کے طرح بتایا جائے، جب کا، کی، کے کا الفاظ استعمال ہو تو وہاں پہ تشبیہ ہوتا ہے، لیکن جب ڈائریکٹ کہا جائے تو وہ استعارہ ہوتا ہے، لیکن حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے۔ اور حقیقی معنی اور مجازی معنی کے علاوہ اگر ان دونوں میں کوئی ایک رشتہ ہو تو اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ ترقی پسند تحریک تعطل کا شکار کب سے ہوئی تھی؟ یہ تعطل کا شکار 1953 کے قریب سے اس کی شروعات ہو چکی تھی۔ یہاں پہ اس طرح کا آپشن نہیں ہے، 1955 آ رہا ہے تو اس کا آپشن یہی ہونا چاہیے جو اس سے زیادہ قریب ہے۔ جدید اردو نظم کا پیش رو یا موجد کس کو مانا جاتا ہے؟ جدید اردو نظم کا پیش رو اور موجد ہے یہ محمد حسین آزاد کو مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پنجاب میں اس کی شروعات کی تھی، اور حالی اور دوسرے لوگوں نے جو اس وقت ان کے ساتھ تھے انہوں نے مل کر اس نظم کو آگے بڑھایا، اور اس کی شروعات محمد حسین آزاد نے ہی کی تھی۔ اقبال کی مشہور فارسی نظم اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو یہ نکلسن تھے۔ شاعر شباب اور شاعر انقلاب کون ہیں؟ یہ جوش۔ ترقی پسند تنقید کا نظریہ، ترقی پسند تنقید کا نقطۂ آغاز کہے جانے والے اختر حسین رائے پوری کا لکھا ہوا مقالہ ادب اور زندگی ہے۔ ادب اور زندگی کو
मजनू गोरखपुरी ने भी लिखा है, ये भी है। और इसके अलावा अख्तर हुसैन रायपुरी की भी ये किताब है। अख्तर हुसैन रायपुरी की एक और है, अदब और इनकलाब, अदब और इनकलाब। सवाल नंबर 74, सादगी, फसाहत और सलासत किस दबिस्तान की नुमाइंदगी करती है? तो ये दिल्ली की। कुंवर उदय भान किस दास्तान का किरदार है? ये रानी केतकी का किरदार है। इसी में आपको रानी केतकी की कहानी के हवाले से आपको मिलता है। और ये माशूक है, रानी केतकी कुंवर उदय भान की माशूक थी। फसाने अजायब के मुसन्निफ, ऊपर इस तरह के अभी सवाल पूछे गए थे और उसमें मैंने डिटेल में बताया था, रजब अली बेग सुरूर हैं। जबकि आप याद कर सकते हैं फसाने आज़ाद, जो एक मिलता जुलता नाम है, तो इसके मुसन्निफ हैं रतन नाथ सरसार, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का इंतकाल किस सन में हुआ? मैंने ऊपर में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के हवाले से जब आया था, इनकी पैदाइश और इनके दौरे हुकूमत बताया था, ये 1611 है। इनकी पैदाइश 1565 में और 1580 से 1611 तक इन्होंने हुकूमत की थी। सादा आवाज़ों को तहरीरी अलामत में लाने का नाम है हर्फ। जिस इसम में जगह या वक्त के माने पाए जाएं तो उसको इसमें ज़र्फ कहते हैं। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, जबकि इसमें 2 शेर होते हैं। इसमें पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों एक तरह से होते हैं, इनका रदीफ और काफिया एक होता है। और ये तीसरे मिसरे का रदीफ और काफिया अलग होता है, ये एक इसकी खूबी है। सवाल नंबर 81, हाली के मुताबिक शेर में कौन सी खूबियां होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सादगी, असलियत और जोश। सवाल नंबर 82, मसनवी गुलजार नसीम के शायर कौन है? इसका जवाब ये हो जाएगा पंडित दयाशंकर नसीम। 83, झेल में किस शायर ने बच्चों के लिए सबक आमोज नज़में लिखी हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, इस्माइल मेरठी। आब हयात को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कितने अदवार में तकसीम किया है? तो 5 अदवार में उसको तकसीम किया है। किस मुल्क के फलसफियों का ख्याल है कि शेर ख्याली बातें हैं? ये अरब। किस के ज़माने में गज़ल और कसीदे मेराज तरक्की पर पहुँचे? ये मीर और सौदा के दौर में। सबरस किसकी तसनीफ़ है? ये मुल्ला वजही की तसनीफ़ है। ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दौर में के शायर हैं और उस वक्त मलिकुश शोरा थे। उसी वक्त इन्होंने सबरस लिखा था। शायर बेदाना मजमून को कहा जाता है। सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए। सवाल नंबर 90, मवाज़ना अनीस दबीर के मुसन्निफ कौन है? तो ये अल्लामा शिबली नवानी है। इकबाल की किस नज़्म को हिंदुस्तान का मरसिया कहा जाता है? ये नया शव्वाला। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के उस्ताद कौन है? इसका जवाब हो जाएगा हातिम। ये उर्दू में उनकी उस्ताद थे और फारसी में खान आरजू इनके उस्ताद थे। लखनऊ में मुसाफ़ी की किस शायर से शायराना रकाबत थी? ये इंशाअल्लाह खान इंशा।
आदमी नामा किस शायर की मशहूर नज़्म है? ये नज़ीर की है। गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किस मकसद से किया था? इसका जवाब होगा सी, पेंशन। डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपने किस नावल में अंग्रेज़ी तहजीब को मौजू बनाया है? यह है इब्नुल वक्त। खाकों का मजमुआ चंद हम असर के मुसन्निफ कौन हैं? इसका जवाब है सी, मौलवी अब्दुल हक। अंग्रेज़ों ने कौन से अफसानवी मजमूए को नज़र आतिश किया था? इसका जवाब है बी, अंगारे। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? इसमें तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस में सदारत किसकी थी? ये प्रेमचंद की सदारत थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। मद्दो-जज़र इस्लाम तसनीफ किस नाम से मशहूर व मारूफ है? मुसद्दसे हाली से। अल्लामा इकबाल को अंग्रेज़ों ने कौन सा खिताब दिया था? सर का खिताब दिया था। किस की नस्र सतवत, जलालत और अजमत की मज़हर है? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नस्र है। तरक्की पसंद मुसन्निफीन का पहला ऐलान नामा कहाँ तैयार हुआ था? ये लंदन में हुआ था। किस अदीब ने कहा है कि हमें हुस्न का मियार बदलना होगा? ये प्रेमचंद का मशहूर कौल है। मीर अमन ने बागो बहार में किस शहर की माशरत व तहजीब को पेश किया है? दिल्ली की माशरत व तहजीब को पेश किया गया है मीर अमन के बागो बहार में। हैदर बख्श हैदरी किस दास्तान के मुसन्निफ हैं? आराइशे महफिल इसका आंसर होगा। कलिमतुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ बुरहानुद्दीन जानम है। इनका ताल्लुक दक्कनी अदब से है और इनका सिलसिला इससे पहले ख्वाजा बंदा नवाज गिसुदराज, दूसरे नंबर पे शमसुल उश्शाक और ये तीसरे नंबर पे आते बुरहानुद्दीन जानम और चौथे नंबर पे आपको अमीनुद्दीन आला। ये एक सिलसिला है सूफिया इकराम का जो एक सिलसिले के तौर पे दक्कन में थे और इन लोगों ने उर्दू के हवाले से इब्तदाई जो खिदमत दी हैं अभी तक इनके नाम उर्दू में इसीलिए जिंदा है। मसूद हुसैन खान के मुताबिक ब्रज भाषा को खड़ी बोली की बहन कहा है। कमरुल हुदा दारुल किताब कौन से हुरूफ हैं? ये हुरूफ हैं हुरूफ कमरी। यहाँ पे क्योंकि अलिफ लाम जुड़ रहे हैं और उनका इस्तेमाल हो रहा है, कमरुल हुदा दारुल किताब उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से ये इस्तेमाल में हो रही है, कमरी है। अगर इनका इस्तेमाल यहाँ पे ना हो रहा होता तो इसका जवाब शमशी होता। जिद की जमा अजदाद। हाली ने शायरी के लिए कौन सी शराइत बताई है? कायनात का मुताला। मुकद्दमा शेर शायरी में सबसे ज्यादा मुफीद और कारामद सिन्फ सुखन किस को कहा गया है? ये मसनवी है। गज़ल के बारे में उसमें बहुत ज़्यादा गज़ल की मुखालिफत में कहा गया है। मीर असर देहलवी किस मशहूर शायर के छोटे भाई थे? ये ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई थे। हयाती और उसूलुबियाती तनकीद के लिए गोपी चंद नारंग मशहूर हैं। तो 1836 में उर्दू अखबार जारी हुआ। वो कौन सा शायर है जो मुजाहिदे आज़ादी भी है? हसरत मोहानी। मसनवी सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल का सन्ने तख्लीक क्या है? ये 1035। जेल में किस शायर ने दक्कन से दिल्ली का सफर किया? वली दक्कनी। जेल में मरसिया गो शायर कौन है? मरसिया खलीको जमीर। अल्लामा शिबली ने किससे फ्रेंच सीखी थी? प्रोफेसर आर्नल्ड से सीखी थी। अनारकली ड्रामा के तख्लीककार कौन है? अनारकली ड्रामा के तख्लीककार इम्तियाज अली हैं। अशरफ की नौसरहार की सिन्फ कौन सी है? मसनवी है।
میر اور خان آرزو میں کیا رشتے داری تھی؟ ماموں اور بھانجے کی رشتے داری تھی۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ شاعر کا شعر کس شاعر کا شعر ہے؟ یہ مومن کا شعر ہے۔